हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सही होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि कल हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत इंडियन पॉलिटी को लेकर के की थी, जिसमें आपको हमने विश्वास दिलाया था कि एक वीडियो हम इस प्रकार की लेकर के आएंगे जिसके अंदर एक नंबर आपका पूरी तरह से सुनिश्चित होगा। तो यानी कि एक वीडियो हम कल ले करके आ चुके हैं, आज एक वीडियो और इसी कंटेक्स्ट में आगे वीडियो आती रहेंगी और एक वीडियो के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या कोई भी पेपर हो, एक नंबर सुनिश्चित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार का कंटेंट आपको अवेलेबल करवाने का हम अथक प्रयास करेंगे कि आप जो हैं पूरी तरह से उस कंटेंट को समेटते हुए या फिर सारी चीज़ों का कंपाइलेशन करते हुए और आप एग्जाम में बिल्कुल किसी झिझक के बिना और एग्जाम दे सकें या आगे बढ़ सके। तो चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय निकाय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय निकाय जो है एक प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी के अंदर बन चुका है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात स्थानीय निकाय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाग 9 के अंदर पंचायतों का जिक्र है और 73 अमेंडमेंट जो 1993 और 11वीं अनुसूची और टोटल 29 विषय एक नज़र में आप देख लीजिएगा कि टोटल जो है 29 विषय 11वीं अनुसूची के अंदर रखा हुआ है और 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत जो है 1993 में इसका जो है सारा लेखा जोखा आपको देखने को मिलता है। और भाग की जहाँ तक बात है, आप देख पा रहे हैं भाग 9 काफ़ी सारे क्वेश्चंस को समेटे हुए ये लाइन अपने आप में कि पूरी तरह से जो है किसी भी प्रकार की समस्या स्टूडेंट को ना हो, एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं। वन लाइनर 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं या फिर एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो जोड़ी बना करके दिया जा सकता है। उसके बाद भाग 10 के अंदर यानी कि 10वें भाग में नगर पालिकाओं का जिक्र आपको मिलेगा और 74th अमेंडमेंट 12वीं अनुसूची और 18 विषय। देखिएगा, इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 73वां और 74वां यानी कि 73 और 74 अमेंडमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। दोनों के दोनों जो हैं अलग अलग विषय यानी कि पंचायती राज जो है वो जुड़ा हुआ है 73वां जो है संविधान संशोधन से और 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है नगर पालिकाएँ। 1993 का ये समय था और पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं में जो है आप देख पा रहे हैं 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को रखा गया है और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं को रखा गया है। और भाग की जहाँ तक बात है, आप देख ही रहे हैं भाग 9 और 10। तो मैं यहाँ रुक करके बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जैसा आप देख पा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन जो है बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी उसकी सिफारिश के आधार पर जो है ये लागू किया गया था। इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। अब हम इम्पोर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं वो ये है कि स्थानीय स्वशासन का या शासन का महत्व क्या है। स्थानीय शासन का महत्व जो है क्या है कि क्योंकि शासन तो नेशनल लेवल पर चलता है, स्टेट लेवल पर भी चलता है। आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों जो है ये लाया गया और क्यों इसकी सिफारिश की गई और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसका महत्व है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र की नींव और लोकतंत्र की पाठशाला जो है इसको माना जाता है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि नागरिकों को नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से
भाग लेने का अवसर मिलता है। आप देखते हैं गांव में प्रत्येक व्यक्ति जो है पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, जो 18 साल का है, यानी कि जिसका वोट बन चुका है, वयस्क है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों को एक मौका देने का भी एक ये अवसर प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय शासन के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नागरिकों की जागृति हो, यानी कि अवेयरनेस आए स्थानीय तौर पर। इसके लिए भी जो है ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है स्थानीय शासन, और स्थानीय शासन के द्वारा स्थानीय विषयों को कुशलतापूर्वक प्रबंधन, यानी कि इनका प्रबंधन अच्छे से हो स्थानीय, और राजनीतिक शिक्षण का श्रेष्ठ जो है साधन है ये। और शासकीय कार्यों में जन सहयोग और शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोई मेंस वगैरह का एग्जाम हो पीसीएस वगैरह में या यूपीएससी में, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इसको बार बार देख लें। बहुत अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए ये अवेलेबल करवा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन के बनने की पूरी संभावना अपने आप में बनती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप रिवाइज करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में दिया गया है कि जो 73 जो अमेंडमेंट था उसकी विशेषताएं क्या हैं। हालांकि हमने डिस्कस कर ली है ये विशेषताएं, हम शॉर्ट में जो है स्टार्टिंग में ही इंट्रो के तौर पर जब डिस्कस कर रहे थे तो भाग 9 हमने डिस्कस कर दिया, और 73rd अमेंडमेंट कर दिया, और 1993 की बात भी हमने कर ली, और 11वीं अनुसूची की बात कर ली, और 29 विषय ये हमने कर लिया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आप देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय जो है पंचायतों की स्थापना की गई थी, यानी कि 3 स्तर का जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें। और इस बात को, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ दूसरा वर्ड दे करके आपको टैप किया जा सकता है। आगे यदि मैं बात करूं तो कहता है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती इकाई के गठन की छूट है। जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, जो आप देख पा रहे हैं कि पंचायत समिति जो है उसके लिए बोल रखा है कि यदि जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है तो बीच वाली जो है पंचायत समिति उसके गठन की छूट है। उसके बाद कहा गया है कि ग्राम सभा के गठन का प्रावधान न्यूनतम वयस्क जनसंख्या 200, यानी कि 200 की जनसंख्या, 200 की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी जो है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। और 2 बार बैठक, 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा, और 2 बार बैठक होना जरूरी है। अध्यक्ष जो है मुखिया या सरपंच होता है ग्राम सभा का, और सदस्य जो होते हैं वो 18 वर्ष की आयु का मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक वयस्क ग्राम सभा का प्रत्येक व्यक्ति जो है जो 18 साल का हो है और जो मतदाता है, मतदाता सूची के अंदर पंजीकृत है, तो वो हर कोई जो है इसमें इसके लिए एलिजिबल होता है, यानी कि उसका सदस्य होता है ग्राम सभा का। बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो आप कहेंगे कि ग्राम प्रधान को है, और एससी और एसटी के लिए सीटों की आबादी के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाता है। एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल सीटों में 1/3 सीटें जो है एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी, यानी कि जो एससी एसटी की जो सीटें निर्धारित कर दी, आरक्षित हो गई, उनमें भी 1/3 सीटें जो है एससी और एसटी की महिलाओं को देना जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से देखें। पंचायत के अध्यक्ष पद के संदर्भ में जो है एससी और एसटी तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत का जो अध्यक्ष का पद है उसके संदर्भ में भी ये दिया गया है कि एससी और एसटी तथा महिलाओं के लिए, एससी एसटी तथा महिलाएं, उनके लिए जो है वो 1/3 आरक्षण जरूरी है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण प्रदान करने के लिए जो है कोई रूल तो नहीं है, लेकिन कहा गया है कि
राज्य विधानमंडल की विवेकीय शक्ति है ये, यानी कि कानून बना करके राज्य विधान मंडल में कानून बना करके ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी बातें, सारे पॉइंट अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इनको एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेकर के या बार बार वीडियो को देख करके रिवाइज करके और जो है इनको अपने जहन में रखा जा सकता है, बैठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो कार्यकाल की बात हम करेंगे कि अधिकतम जो है 5 वर्ष, अधिकतम कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष रहेगा और राज्य कानून बनाकर उन अधिक आधारों की व्यवस्था कर सकता है जिसके आधार पर किसी पंचायत को समय से पहले भंग किया जा सके। तो राज्य कानून बनाकर ऐसे आधारों की व्यवस्था कर सकता है जिनके आधार पर किसी भी पंचायत को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। निर्धारित 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव हो सकते हैं। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव करवाने पड़ेंगे यदि पहले भंग किया गया है तो ये बात भी आप देख लें। लेकिन भंग किए जाने के बाद उस पंचायत का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने से कम की अवधि तो अंतरिम चुनाव आवश्यक नहीं। यदि जब भंग किया गया है तो 6 महीने से कम समय बचा है तो जो है चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है, अंतरिम चुनाव जो है आवश्यक नहीं है। अंतरिम रूप से चुनाव करवाए जाने पर उस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि उतना जितना 5 वर्ष की अवधि में से। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्लाइड पर यदि कोई है तो ये है कि फिर से जब चुनाव होंगे तो पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होंगे। जितना भी समय, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के बाद जो है पंचायत जो है भंग कर दी गई तो फिर 2 साल का समय बचा हुआ है तो उस 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, न कि बचे हुए 5 यानी कि पूरी की पूरी अवधि के लिए नहीं बल्कि बचे हुए 2 वर्ष के लिए। अयोग्यता से संबंधित प्रावधान जो है राज्य विधानमंडल कानून बनाकर जो है बताएगा। तो अयोग्यता की बात जो है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में छोड़ दी गई है, उनको जो है इस चीज़ का अधिकार दिया गया है। तो ये स्लाइड भी जो है जैसा मैंने बताया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस बात को आप नोट कर लें कि जब भी पंचायत भंग होती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए जो है अंतरिम सरकार यानी कि पंचायत बनती है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो बता रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। वित्त आयोग का क्या जो है इसके अंदर रहेगा दस्तक या फिर क्या रोल रहेगा, इस बात को यहाँ बताना चाह रहा है। राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और फिर कह रहा है राज्य और स्थानीय निकायों के बीच धन के वितरण के संबंध में सिफारिश से देने हेतु जो है इस वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष में किया जाता है कि राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में धन का आवंटन जैसे किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए जो है ये जरूरी है वित्त आयोग। आगे देख पा रहे हैं आप कि पंचायती राज के बाद में जो है एक चीज़ और हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि 74वां संविधान संशोधन जो आया उसके तहत भी नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9A में नगर पालिकाएँ रखी गई। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा देख लें। और 12वीं अनुसूची के अंदर जो है ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। 18 विषय हैं। त्रिस्तरीय निकाय की स्थापना यानी कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। उसी तरह से जैसे हमने 3 देखे हैं, नगर शहरों के लिए जो है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र होगा शहरी क्षेत्र, वहाँ पर वार्ड बनाए जाएंगे। इन वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि निकाय यानी कि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। प्रतिनिधि जो है
वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे, यानी कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे नगर निकाय के लिए। और 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। जहां कहीं भी 3 लाख की या इससे अधिक जनसंख्या है वहां नगर निकायों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। आरक्षण तथा कार्यकाल संबंधी प्रावधान सारे के सारे जो है पंचायतों के समान है, जैसा हमने डिस्कस किया है SC ST के मामले में, OBC के मामले में, महिलाओं के मामले में, वही सारी बातें रहेंगी। अब हम राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार प्रदान कर सकता है, यानी कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार भी दे सकता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी है, जैसा कि हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। अब हम आ रहे हैं जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति में आप देख पा रहे हैं कि ग्रामीण स्तर, नगर के वार्ड, ये जो है इस स्तर पर ये बनाई जाती हैं। तहसील या ब्लॉक स्तर पर या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला नियोजन। और ये जो है 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सुझाव दिया, ये बात भी आप देख लें। और 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई, ये बात भी देख लें। यानी कि जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं, एक बार जो है नोट दिया गया है लास्ट में, एक प्रकार से नोट के तौर पर आप इसको समझें कि ये सारी चीज़ें किसके तहत आई। बलवंत राय मेहता समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई। और सबसे पहले पंचायत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई। लेकिन 1977 में अशोक मेहता समिति ने पुनः जो है पंचायती राज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। आप ये भी कह सकते हैं कि अशोक मेहता समिति ने भी फिर ये सुझाव रखा। अब कुछ समितियों का जिक्र जो है लास्ट में चल रहा है। अंतिम जो है ये आपकी स्लाइड है, और इसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति 1957 देखी, और 1977 में हमने अशोक मेहता समिति देखी। बलवंत राय समिति 1957 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद हम आगे बढ़ें एक बार, तो ML सिंघवी समिति 1985 ईस्वी में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि संवैधानिक दर्जा सबसे पहले देने की जो है, क्योंकि त्रिस्तरीय या दो स्तरों की इस तरह की बातें चलती रही पहले भी, लेकिन पहली बार संवैधानिक जो मांग जो की, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात जो है या डिमांड जो है सबसे पहले LM सिंघवी ने 1985 में की थी। फिर 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो आप देख पा रहे हैं 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन ये राज्यसभा में नहीं हो पाया पास 1989 में राजीव गांधी के समय। उसके बाद 1990 में पुनः 74वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यह भी पारित नहीं हो सका। और फिर जो है लास्ट में आप एक नज़र में सारे के सारी समितियां, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी समिति स्थानीय स्वशासन से है या कौन सी नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आपसे कर लेता है कई बार। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति जो है 1983, उसके बाद GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य
संबंधों पर सरकारी आयोग आया वो 1988, पी के थुंगन समिति 1989, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 और जीवी के राव समिति 1985। ये थोड़ा बीच में एडजस्ट कर लें। जीवी के राव समिति डबल बोल दिया मैंने, ये आ भी चुका है पहले, इसको छोड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है हम आज कर चुके हैं स्थानीय निकायों को लेकर के। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ से आपका, जैसा थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, जो वादा हमने किया है 1 नंबर सुनिश्चित करने का, बिल्कुल इस कंटेंट के अंदर समाहित है आपका, गारंटेड हम बैठे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसी के साथ चैनल को छोड़ने से पहले यानी कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हम आपकी सहायता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हुए आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।